स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। शुरू करते हैं किस्मत का सुल्तान भाग 8 पार्ट 8। अकबर खान ने राठी को फोन किया। जी। राठी की आवाज कानों में पड़ी। क्या हो रहा है? सब ठीक है। जगमोहन कैसा है? जी वैसा ही है। अब ठीक हाल में है, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं रहा। शायद सिर में गोली लगने की वजह से वो सब भूल गया है। ऐसा तो नहीं है कि वो ड्रामा कर रहा हो भूलने का। वो सच में अपनी याददाश्त भूला है। मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है। दरवाजे खुले रहते हैं, परंतु वो यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करता। बाहर जाने में घबराता है वो, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं। कहीं वो वहां से बाहर निकल ना जाए। हरी और बंटी उस पर बराबर नजर रखे हैं। मैं भी हर वक्त ठिकाने पर रहता हूँ। कुछ खामोशी के बाद अकबर खान का सोच से भरा स्वर कान राठी के कानों में पड़ा। तो जगमोहन को कुछ भी याद नहीं? नहीं। मेरा यकीन करें, वो सब कुछ भूल चुका है। मैं आ रहा हूं वहां। जी। अकबर खान ने मोबाइल बंद करके जेब में रखा, फिर आगे बढ़कर टेबल का दराज खोला और उसमें रखी तस्वीर बाहर निकाली। वो देवराज चौहान की कई साल पहले की तस्वीर थी। अगला दृश्य। वही ठिकाना जहां जगमोहन को रखा गया था। शांति थी इस ठिकाने पर। ये जगह सिर्फ छिपकर रहने के लिए तैयार की गई थी। यहाँ कोई काम नहीं होता था। एक कमरे में जगमोहन कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। तभी राठी ने भीतर प्रवेश किया। जगमोहन ने आंखें खोली और उसे देखा। अकबर खान तुमसे मिलने आ रहा है, बस पहुंचने ही वाले हैं। अकबर खान? जगमोहन बड़बड़ाया। वो पहले भी आए थे। एक बार तुम उनसे पहले भी मिल चुके हो, राठी ने दोस्ताना लहजे में कहा। जगमोहन ने सिर हिला दिया, फिर बोला, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं? कितनी बार बता चुका हूं कि तुम्हारा नाम जगमोहन है, लेकिन मैं हूं कौन? राठी खामोश रहा। तुमने बताया था कि मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। राठी ने सहमति में सिर हिलाया। तुम लोगों ने मुझे सड़क पर घायल पड़े देखा तो उठा लाए, इलाज करवाया मेरा। मैं जानता हूं डॉक्टर मेरे लिए आता रहा। हाँ, ऐसा ही हुआ था। फिर फिर मुझे होश आया तो मेरी याददाश्त जा चुकी थी। जगमोहन के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी थी। राठी ने सहमति में सिर हिलाया। ओह, कितनी बुरी बात है कि तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। जगमोहन झल्ला उठा। उसी पल कदमों की आहट गूंजी और अकबर खान ने भीतर प्रवेश किया। उसके पीछे हरी और बंटी थे। अकबर खान ठिठका और गहरी निगाहों से जगमोहन को देखने लगा। जगमोहन ने भी उसे देखा। कैसे हो? अकबर खान मुस्कुराकर आगे बढ़ा और जगमोहन के सामने कुर्सी पर बैठ गया। ठीक हूं, पर मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। जगमोहन कह उठा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में ही बताने आया हूं जगमोहन। अकबर खान गंभीर स्वर में बोला। मेरे बारे में? हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से पूछ रहा हूं। तब मैंने सोचा था कि तुम्हारी याददाश्त लौट आएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अकबर खान सिर हिलाकर बोला। तुम 5 साल के थे और अनाथ थे। तब मैंने तुम्हें पाला और बड़ा किया। तुम मेरे लिए काम करते थे। तुम्हारे लिए? हाँ। मैं, अकबर खान। अकबर खान उसे देखने लगा। मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी बातें सुनते रहो, वही सच है। तुम क्या काम करते हो? मैं हथियारों का डीलर हूं। हम चोरी छिपे दूसरे मुल्क से हथियार मंगाते हैं और यहां बेचते हैं। मुख्य तौर पर पाकिस्तान से ही हमारे संबंध है। पाकिस्तान हमें मुफ्त के भाव हथियार देता है, ताकि इन हथियारों को हम हिंदुस्तान में फैलाकर
हिंदुस्तान का सत्यानाश कर सके, और कर भी रहे हैं। कभी कभी हमें चीन से भी हथियार मिल जाते हैं। हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है। तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। तुम ही मेरा सारा काम संभालते हो। मैं? हाँ, तुम जगमोहन। धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। जगमोहन ने राठी को देखा, हरी और बंटी को देखा। ये सब तुम्हारे ही आदेश मानते हैं? अकबर खान कह उठा। तुमने तो मुझे बताया था कि ट्रक से मेरी टक्कर। तब मैंने सोचा था कि तुम्हें सब याद आ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे हुआ क्या था? अकबर खान के चेहरे पर सख्ती के भाव छाए रहे, फिर कह उठा। हमारा एक दुश्मन पैदा हो गया है, देवराज चौहान। देवराज चौहान? जगमोहन के होंठ हिले। हाँ, डकैती मास्टर देवराज चौहान। किसी बात पर उसकी हमसे ठन गई है। वो हम सबको खत्म कर देना चाहता है। उसने हम लोगों को भी खत्म उसने हमारे लोगों को खत्म किया भी। तब तुमने देवराज चौहान को खत्म करने की ठानी और उसकी तलाश में निकल पड़े। अकबर खान कहता जा रहा था। तुम हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हो, निशानेबाज हो, लड़ाई का हर पैतरा जानते हो। देवराज चौहान तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर फिर तुम्हारा और देवराज चौहान का मुकाबला हुआ। तुमने देवराज चौहान को ढूंढ लिया था। दोनों में तगड़ा झगड़ा हुआ। तुमने उसे खत्म कर ही देना था कि तभी उसके और साथी ऊपर से आ गए। वो तुम पर भारी पड़ गए। उन्होंने तुम्हें खूब मारा, और जब वे तुम्हें गोली मारने वाले थे, ऊपर से राठी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया और तुम बच गए। जगमोहन ने माथे पर बल डालकर राठी को देखा। राठी ने सिर हिला दिया। अब तो समझ गए होगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अकबर खान गंभीर स्वर में बोला। जगमोहन दांत किटकिटाकर कह उठा। तो देवराज चौहान ने मेरी ये हालत की? वो हमारा दुश्मन है। मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। जगमोहन के होंठों से गुर्राहट निकली और वो कुर्सी से खड़ा हुआ। उसे खत्म करना ही होगा जगमोहन। अकबर खान कठोर स्वर में बोला। उसकी वजह से हम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। हमें छिपना पड़ रहा है। वो हमें ढूंढता फिर रहा है। जब तुम ठीक थे तो मुझे तुम्हारा हौसला था, परंतु अब तो मैं ठीक हूं अब। जगमोहन गुर्रा उठा। यही शुक्र है कि तुम ठीक हो गए, वरना देवराज चौहान ने तो तुम्हें मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा अकबर खान। जगमोहन वहशी स्वर में कह उठा। अकबर खान ने जेब से देवराज चौहान की तस्वीर निकाली और उसे देते कहा। इसे अच्छी तरह पहचान लो। यही है देवराज चौहान, हमारा दुश्मन। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। जगमोहन ने तस्वीर लेकर देखी, फिर उसे जेब में रख लिया और कहर भरे स्वर में बोला। ये देवराज चौहान तो मर गया समझो। इस बार तुमने पहले की तरह कोई गलती नहीं करनी है। क्या गलती की थी मैंने? जगमोहन दांत किटकिटा उठा। तुम अकेले ही देवराज चौहान से मुकाबले पर उतर गए थे, जबकि उसके साथ हमेशा साथी रहते हैं। तुम अकेले थे, तभी तो उसने तुम्हारी ये हालत कर दी। इस बार तुम अपने साथ आदमी रखोगे। सबके पास हथियार होंगे। याद रखो कि देवराज चौहान हमें खत्म करने के लिए पागल हुआ सांड की तरह दौड़ता फिर रहा है। वो हमारा धंधा हमें भी खत्म कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जगमोहन दांत पीस कर कह उठा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम देवराज चौहान को खत्म कर दोगे। अकबर खान ने गंभीर स्वर में कहा। क्या अब तुम्हारी सेहत ठीक है? तुम खुद को ठीक महसूस कर रहे हो काम के लिए? मैं बिल्कुल ठीक हूं और देवराज चौहान को खत्म कर देना चाहता हूं। अकबर खान ने राठी की तरफ गर्दन घुमाई। राठी जी, तुम, हरी और बंटी जगमोहन के साथ रहोगे। 3 आदमी और बुलवा लो। जगमोहन के साथ तुम 6 हथियारबंद आदमी रहोगे और मुंबई में जगह जगह घूमोगे। खुले में रहोगे ताकि देवराज चौहान को जगमोहन की खबर मिले तो वो इसे मारने आए
और जब वो आए तो देवराज चौहान को सबने खत्म कर देना है। मैं समझ गया। जगमोहन को उसका पसंद का हथियार दो। अकबर खान कुर्सी से उठता कठोर स्वर में बोला। देवराज चौहान ने जगमोहन की जो हालत पहले की थी वैसी अब ना कर सके। उसे खत्म करके ही वापस लौटना है। देवराज चौहान की तुम परवाह मत करो अकबर खान। जगमोहन गुर्रा उठा। इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बहुत बुरी मौत मारूंगा। तुम सीधे सीधे बताओ कि वो कहां मिलता है। उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं है। वो भूत की तरह सामने आता है और चला जाता है। वो सामने आए इसके लिए तुम्हें खुले में घूमते रहना होगा, ताकि कहीं से देवराज चौहान तक तुम्हारी खबर पहुंचे और तुम्हें मारने के लालच में वो सामने आ जाए और तुम्हारे हाथों वो मारा जाए। जगमोहन का चेहरा सुलग रहा था। वो दांत पीस कर रह गया। ध्यान रखना जगमोहन, देवराज चौहान खतरनाक इंसान है। वो बहुत चालाक और फुर्तीला है। मौका परस्त है। अपने दुश्मन को वो अपना दोस्त और भाई कहकर फंसाता है और फिर उसे खत्म कर देता है। तुम उसकी बातों में कभी मत फंसना। वो ऐसा दरिंदा है कि उसे देखते ही उसे मार देना ही बेहतर है। तुम्हारी याददाश्त ना गई होती तो तुम्हें ये सब बातें पता होती। मुझे कहनी ना पड़ती। बस तुमने उसे देखते ही खत्म कर देना है। मैं यही करूंगा। अकबर खान आगे बढ़ा और पास पहुंचकर जगमोहन का कंधा प्यार से थपथपा कर कहा। मैंने तुम्हें बचपन से ही बहुत प्यार से पाला है जगमोहन। मैंने तुम्हें जिंदगी का हर दाव सिखाया है और उन दावों को अब तुम अपने दुश्मन देवराज चौहान पर इस्तेमाल करोगे। उसकी मौत में ही हमारी जीत है। देवराज चौहान मर जाएगा अकबर खान। ये मेरा तुमसे वादा है। जगमोहन गुस्से से मुट्ठियां भींचता कह उठा। तुमने हमेशा मुझे मुसीबत से बचाया है और इस बार भी बचाओगे। जानता हूं ये बात। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। जेब से देवराज चांद की तस्वीर निकालकर पुनः देखने लगा। राठी, अकबर खान कह उठा, वक्त बर्बाद मत करो। जगमोहन को साथ लो और देवराज चौहान को खत्म करने में जुट जाओ। अगला दृश्य। वो आदमी एक पुरानी सी दुकान के कैश काउंटर पर बैठा था। दुकान के भीतर एक सेल्समैन स्टूल पर बैठा था। सुस्त लग रहा था वो, जैसे उसे पता हो कि दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आने वाला। हौजरी की दुकान थी वो। बनियान, अंडरवियर या इसी तरह का छोटा मोटा सामान मिलता था और दुकान की हालत बता रही थी कि 4 दिन से तो यहाँ कोई ग्राहक नहीं आया। कैश काउंटर पर बैठा आदमी 50 की उम्र के आसपास का था। चेहरे पर काली सफेद दाढ़ी थी। आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ा रखा था, जबकि वो चश्मा नजर का नहीं होकर प्लेन शीशे का था। वो कोई और नहीं, सुधीर दावरे था। मुंबई का ड्रग्स किंग सुधीर दावरे। इस वक्त वो अपना हुलिया बदले अंडरग्राउंड हुआ पड़ा था। पुलिस को भी उसकी तलाश थी और देवराज चौहान को भी। कैश काउंटर पर बैठा सुधीर दावरे सामने की भागती दौड़ती सड़क को देख रहा था। सड़क पर से वाहनों का ढेर निकल रहा था। धूप तीखी होने लगी थी। सूरज सिर पर चढ़ने लगा था। सेल्समैन बना व्यक्ति उसका खास आदमी था। दावरे के पास ऐसे कई ठिकाने थे छिपने के लिए कि कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था। सब इंतजाम उसने पहले से ही कर रखा था, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और अब आ भी गया। यूं मोबाइल पर अपने सब लोगों के साथ बातें चलती रहती थी। ड्रग्स का धंधा इस वक्त पहले वाली रफ्तार से तो नहीं, परंतु जैसे तैसे चल ही रहा था। फोन पर ऑर्डर आते तो वो माल पहुंचाने अपने आदमियों से कह देता। तभी एक आदमी उसकी दुकान के भीतर आ खड़ा हुआ। उसने भी दाढ़ी लगा रखी थी, बल्कि उसके तो सिर पर भी विग थी, परंतु पहचानी नहीं जा रही थी। गर्दन तक लंबे बाल थे उसके। सुधीर दावरे ने उसे देखा और अगले ही पल चौंक कर खड़ा हो गया। सरदूल, तुम? उसके होंठों से निकला। बैठ जाओ। मुझे देखकर खड़े मत हो। सरदूल सेल्समैन को देखते धीमे स्वर में बोला। वो मेरा ही आदमी है। अपने पर काबू पाता दावरे सरदूल की नजरों का मतलब समझ कर कह उठा। भरोसे का है। पूरी तरह। दावरे काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठता सेल्समैन से बोला।
मोहन, स्टूल इधर दे। मोहन फुर्ती से उठा और स्टूल वहां लाकर रखा। सरदूल उस पर बैठ गया। ये मेरे खास हैं, दावरे ने मोहन से कहा। तू जा ठंडा लेके। चाय, सरदूल ने टोका। चाय लेकर आ, बढ़िया। निकल ले अब। मोहन फौरन दुकान से बाहर निकल गया। दावरे ने सरदूल को देखकर गहरी सांस लेकर कहा, मुझे हैरानी है कि तुमने मेरा ठिकाना कैसे ढूंढ लिया। ये जगह तो किसी को नहीं पता। मुझे पता है, अपने लोगों की मैं सब खबर रखता हूं, सरदूल शांत स्वर में बोला। दावरे ने पहलू बदला, फिर पूछा, मैंने तो सोचा था कि तुम पाकिस्तान से बात करते हो, हिंदुस्तान से चले गए। गया था, काम था। 15 दिन पाकिस्तान में रहा, फिर लौट आया था। तुम लोगों को इस तरह मुसीबत में छोड़कर मैं पाकिस्तान में आराम से कैसे बैठ सकता हूं। तुम लोगों को सुरक्षा देना मेरा काम है। तुमने बताया था कि करकरे को देवराज चौहान ने मार दिया। हाँ, रात दीपक चावला भी मारा गया। मारा गया? दावरे चिंक पड़ा। पर मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। उसकी मौत अभी जग जाहिर नहीं हुई है। जिस गैराज में वो छिपा था वहां उसकी और उसके आदमियों की लाशें पड़ी हैं। सुबह मैं वहां गया था और मैंने दावरे की लाश देखी, सरदूल ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान ने उन्हें मारा? हाँ, देवराज चौहान ने ही मारा है, सरदूल सिर हिलाकर कह उठा। रात मैंने चोला को फोन किया तो उसके फोन पर देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। उसने बताया कि चौला की लाश सामने पड़ी है। इसके बाद फोन बंद हो गया। दावरे सरदूल को देखता रह गया। बुरा हो रहा है ये सब, सरदूल बोला। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है सरदूल। तुम्हें चाहिए देवराज चौहान को खत्म कर दो। वो खत्म हो जाएगा। मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। वो हम लोगों को मारता जा रहा है। खुद को बचा के रखो। इतना काम तो तुम लोग कर ही सकते हो। बच्चे तो नहीं हो कि तुम सबको गोद में लेकर घूमता रहूं। दावरे ने बेचैनी से पहलू बदला। ये देवराज चौहान तो ये देवराज चौहान तो किस्मत का सुल्तान निकला, सरदूल ने सामने सड़क पर जाते वाहनों को देखते हुए कहा। मैंने सिर में गोली मारी तो मरा नहीं, कोमा में चला गया। मैंने सोचा कि कोमा में ही मर जाएगा। कोमा में पड़े इंसान को मारने की क्या जरूरत है। इसी वजह से जब अकबर खान ने तारा और जैकब को अस्पताल में देवराज चौहान को मारने भेजा तो मैंने उन दोनों को मार दिया, क्योंकि वो कोमा में पड़े इंसान की हत्या करने जा रहे थे। खैर, देवराज चौहान कोमा में मरा नहीं, बल्कि होश में आ गया और पुलिस वालों को धोखा देकर अस्पताल से भाग निकला। फिर हम लोगों को मारने लगा। यही हाल रहा तो तुम सब मरोगे। सरदूल का स्वर बेहद शांत था। क्या मतलब? सुधीर दावरे सतर्क हुआ। मेरे अपने लोगों ने अब मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया है। सरदूल ने उसे देखा। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने तो कुछ नहीं किया। अकबर की बात कर रहा हूं। दावरे ने चैन की सांस ली। क्या किया है अकबर खान ने? तेरे को पता है जगमोहन को अस्पताल से उठा लिया था? सुना तो था। ये काम अकबर खान के आदमियों ने किया। मैंने अकबर को फोन किया, बात की, परंतु उसने ये बात मेरे से छिपाई रखी कि उसने जगमोहन को उठवाया। बहुत गलत किया अकबर ने, मेरे विश्वास को तोड़ा। जगमोहन अकबर खान के पास है? दावरे के होंठों से निकला। हाँ, बहुत संभाल के रखा है उसे। मुझे मालूम है कि जगमोहन को कहाँ रखा है। लेकिन लेकिन अकबर खान ने उसे उठाया क्यों? क्या फायदा? दूर की सोचता है अकबर। दावरे सरदूल को देखता रहा। तभी मोहन चाय के 2 गिलास ले आया, उसे काउंटर पर रखा। तो यहां से दूर हो जा, दावरे बोला। इधर की बातें तेरे कानों में न पड़े। मोहन दुकान के भीतर कोने में चला गया। मैं समझा नहीं सरदूल की। अकबर खान को अपनी जान बहुत प्यारी है, सरदूल मुस्कुराया। जगमोहन को उसने संभाल रखा है उस वक्त के लिए जब देवराज चौहान उस पर हमला करने आएगा। तब वो जगमोहन का सौदा करेगा और अपनी जान बचाएगा। ये तो धोखेबाजी कर रहा है हमसे अकबर।
दावरे के उठा। मैंने तुम लोगों से कितना कहा था कि मेरे जन्मदिन की पार्टी मत करो। जन्मदिन मनाना मुझे फलता नहीं है, परंतु तुम में से किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और पार्टी कर दी मेरे जन्मदिन की। देख लिया उसका अंजाम। सच में उस दिन से हम भागे फिर रहे हैं। राहत की खबर है एक। वो क्या? चौला ने मरने से पहले कमिश्नर बाजरे से सौदा कर लिया था कि ये मामला उन पर से हटा दे। तुम्हारा मतलब कि सौदा हो गया? 2.5 करोड़ में? ओह। सौदा चोला ने अपने लिए किया था या सबके लिए? सबके लिए। सुधीर दावरे के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। पर चौला की मौत से कमिश्नर फैल सकता है। सरदूल ने चाय का गिलास उठाकर घूंट भरा। अभी चौला की मौत खुली नहीं है। तू कमिश्नर को फोन लगा के बोल कि सौदे से हिला तो जान से जाएगा। रुपया पहुंच गया उसके पास? चौला ने कल शाम ही कमिश्नर के पास 2.5 करोड़ पहुंचा दिया था। मेरे पास नंबर नहीं है कमिश्नर का। मैं नंबर बताता हूं, तू फोन लगा। कमिश्नर बाजरे है वो। दावरे ने फोन निकाला और सरदूल नंबर बताने लगा। फोन लग गया। बेल जाने लगी। हेलो। कमिश्नर बाजरे की आवाज कानों में पड़ी। बाजरे? सुधीर दावरे शांत स्वर में बोला। हाँ। तुम कौन? सुधीर दावरे। पहचाना? पहचाना। बाजरे की गहरी सांस लेने की आवाज आई। 2.5 रोकड़ा तेरे पास चौला ने पहुंचाया तो उसके बाद तूने कुछ किया क्यों नहीं? मैंने सब कुछ कर दिया है। बोल। पुलिस को तुम लोगों की तलाश से हटा दिया है। देवराज चौहान की तलाश से हटा दिया है। होटल में हुआ खून खराबा किन्हीं और लोगों के नाम डाल दिया है, जो कि 5 दिन पहले ही पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। तुम लोग पुलिस की फायरिंग तुम लोग पुलिस की तरफ से पूरी तरह आजाद हो। पुलिस को तुम्हारी जरूरत नहीं है। देवराज चौहान पर से पुलिस की तलाश क्यों हटवाई? जरूरी था। इस मामले में वो तुम लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। वो पकड़ा गया तो तुम लोगों का नाम ले लेगा। इस तरह मामला फिर से शुरू हो जाएगा। इस मामले में उसे दूर करना ही ठीक था। मतलब सब ठीक है? हम खुले में आ सकते हैं? दावरे ने चैन की सांस ली। बेशक। पुलिस तुम लोगों की तरफ देखेगी भी नहीं। मैंने पक्का इंतजाम कर दिया है। शुक्रिया। ये सब करने का मैंने ढाई लिया है। शुक्रिया की जरूरत नहीं। एक खबर तेरे को बतानी है। क्या? राज चौला मारा गया। ओह। देवराज चौहान ने मारा उसे? तूने ठीक कहा। उसकी लाश नहीं मिली अभी। उधर से बाजरी ने कहा। वो कहीं पड़ी है। मिलनी हुई तो मिल जाएगी। तू चिंता मत कर। अब फोन बंद करता हूं। कहकर दावरे ने फोन बंद किया और सरदूल से बोला, कमिश्नर सीधा हुआ पड़ा है, गड़बड़ नहीं करेगा। सरदूल चाय के घूंट भरता रहा। दावरे ने भी चाय का घूंट भरा, फिर गंभीर स्वर में बोला, अकबर से तुम बात करो कि जगमोहन का इस्तेमाल हम सबके लिए करे, वो सिर्फ अपने लिए नहीं। अकबर ने मुझसे धोखेबाजी की है और ऐसों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। सरदूल ने शांत स्वर में कहा। दावरे के शरीर में झुरझुरी दौड़ती चली गई। आपस में धोखा नहीं चलता। हमें एक दूसरे के लिए शीशे की तरह साफ रहना चाहिए, वरना हम तो। यही वो वक्त था कि सरदूल का फोन बज उठा। सरदूल ने फोन निकालकर स्क्रीन पर आया नंबर देखा तो माथे पर बल पड़ गए। अकबर का ही फोन है। सरदूल कह उठा। देख तो क्या कहता है। सुधीर दावरे ने बेचैनी से कहा। सरदूल ने कॉलिंग स्विच दबाया और मोबाइल कान से लगाता कह उठा, कैसा है अकबर? ठीक हूं सरदूल। तुम कहाँ हो? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान गया था, लेकिन इस मामले की खातिर लौट आया। तेरे लिए अच्छी खबर भी है और बुरी भी। पहले बुरी बता। चौला रात में देवराज चौहान के हाथों मारा गया। ओह। सुनकर दुख हुआ। यह खबर अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची। अकबर खान ने उधर से परेशान स्वर में कहा। देवराज चौहान हम सबकी तलाश में है।
अब तू अच्छी खबर सुना, फिर मैं तेरे को कुछ बताता हूँ। मरने से पहले चावला ने सौदा पूरा कर लिया था पुलिस से। ये मामला अब खत्म हो गया है। पुलिस तुम लोगों के पीछे नहीं है। ये अच्छी खबर है। अब सिर्फ देवराज चौहान से निपटना रह गया है, शांत स्वर में बोला सरदूल। अब मेरी बात सुन, मैंने भी एक तीर चलाया है। अकबर खान की आवाज कानों में पड़ी। बोल। मैंने जगमोहन को हॉस्पिटल से उठवा लिया था। पता है। पता है? उधर से अकबर खान चौंका। पहले दिन से ही पता था। तो तूने इस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? क्योंकि तूने नहीं की। अकबर खान के गहरी सांस लेने की आवाज सरदूल के कानों में पड़ी। सुधीर दावरे गंभीर निगाहों से सरदूल को देख रहा था और बात समझने की कोशिश कर रहा था। मैं मौके पर तुम्हें जगमोहन के बारे में बताना चाहता था। सोच समझ रहा था कि उसका क्या करूं। तो क्या किया तूने? वो पूरा ठीक है, लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठा है। उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कौन है। ऐसे में मैंने उसके दिमाग में ठूंसा कि वो मेरा आदमी है। मैंने उसे बचपन से पाला है। वो मेरे लिए काम करता है। उसकी जो हालत अब हुई है वो देवराज चौहान से टक्कर लेने में हुई है। देवराज चौहान हमारा दुश्मन है और हम सबको मार देना चाहता है। देवराज चौहान की तस्वीर दिखाई उसे मैंने। ठूस ठूस कर मैंने जगमोहन के दिमाग में देवराज चौहान के लिए जहर भर दिया है। अब वो देवराज चौहान से बदला लेने के लिए पागल हुआ पड़ा है। हम्म। सरदूल के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। मैंने उसके साथ अपने 6 आदमी कर दिए हैं। वो मुंबई में जगह जगह घूमेंगे। कभी तो देवराज चौहान को उसके बारे में खबर मिलेगी और वो जगमोहन को ढूंढता उसके पास आएगा। तब वो जगमोहन के हाथों ही मारा जाएगा। योजना अच्छी है, सरदूल बोला। मैं जानता हूं कि मैंने बढ़िया बात सोची है, लेकिन गलत ढंग से खेल खेल रहा है। क्या मतलब? जगमोहन को मेरे हवाले कर दे। मैं देवराज चौहान को पिंजरे में फांस लूंगा। सरदूल ने सोच भरे स्वर में कहा। जगमोहन को मुंबई में खुला घुमाना ठीक नहीं। इससे मामला लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं जगमोहन को तेरे पास भेजता हूँ। कुछ आदमी भी साथ में भेजूं क्या? जो 6 आदमी उसके साथ हैं वही भेज दे। कहाँ भेजूं? 1 घंटे तक तेरे को फोन करके बताता हूँ। ठीक है। अपने लोगों में से किसी के पास देवराज चौहान का फोन नंबर तो नहीं है? नहीं, हमारे पास उसका नंबर कहां से आएगा? देवराज चौहान को खबर पहुंचानी है कि जगमोहन उसे किधर मिलेगा। तभी तो वो जाल में फंसेगा, सरदूल ने कहा। इस मामले में वो पुलिस वाला सबसे ज्यादा दखल दे रहा है, जिसने परमजीत को पकड़ा था। सब इंस्पेक्टर कामटे? वही। उससे पूछ। शायद उसके पास देवराज चौहान की कोई खबर हो या फोन नंबर हो। लगता तो नहीं कि उसे कुछ पता होगा। फिर भी उससे बात करता हूं। कर। और मुझे बता कि कोई फायदा हुआ कि नहीं। कहकर सरदूल ने फोन बंद कर दिया। दावरे, जो सरदूल को देख रहा था, बोला, क्या मामला है? अकबर जगमोहन के बारे में बता रहा था। सरदूल ने सारी बात बताई। ये तो बढ़िया बात है कि जगमोहन हमारे कब्जे में है और उसकी याददाश्त चली गई है। जगमोहन के दम पर हम देवराज चौहान को सामने आने के लिए मजबूर कर सकते हैं और उसे बुरी मौत दे सकते हैं। दावरे ने उत्साह भरे स्वर में कहा। लेकिन पहले देवराज चौहान तक ये खबर तो पहुंचे कि जगमोहन हमारे पास है, सरदूल ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं जगमोहन को अपने किसी ठिकाने पर बुला रहा हूं। 6 आदमी साथ भेजेगा अकबर। तू भी देख कि देवराज चौहान तक कैसे खबर पहुंचाई जा सकती है कि जगमोहन हमारे पास है। अभी अपने आदमियों को फोन करता हूं कि वो देवराज चौहान के बारे में खबर पाने की कोशिश करें। और ठीक इसी वक्त सुनीता ने दुकान में प्रवेश किया। सुनीता, सब इंस्पेक्टर कामटे की पत्नी। सुनीता सजी संवरी पड़ी थी। साड़ी पहनकर खड़ी थी। बालों का फैशनेबल जूड़ा बना रखा था, ऊंची हील की सैंडल पहनी थी। वो खुश नजर आ रही थी। उसने एक निगाह दावरे और सरदूल की तरफ देखा, फिर दुकान के भीतर मोहन की तरफ बढ़ती चली गई। उसके आने से दुकान में जैसे रौनक आ गई।
तभी सरदूल उठा और दाबरे से बोला, मैं अपने किसी ठिकाने पर जगमोहन को मंगाने का इंतजाम कर लूंगा। उसके बाद तुमसे बात करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी भी काम के लिए मुझे बुला लेना। सरदूल बाहर निकलता चला गया। सुनीता मोहन के पास पहुंचकर बोली, अंडरवियर देना, 90 सेंटीमीटर वाला। ऐसी कंपनी का देना जिसका टीवी में ऐड आता हो। अभी लीजिए, कहकर मोहन रैक में लगे डब्बे उतारने लगा। मोहन शीशे के काउंटर पर कई डब्बे रखे और बोला, सफेद चलेगा या रंगदार? रंगदार दे दे। सफेद में तो रोज धोने का चक्कर रहता है। सुनीता मुंह बनाकर बोली, 6 देना और भाव ठीक लगाना। तेरी दुकान पे पहली बार आई हूं। अब गलत हुआ तो दोबारा नहीं आऊंगी। चिंता मत कीजिए, हमारी दुकान पर हर माल कम भाव का है। 10 मिनट में ही सुनीता 6 अंडरवियर लेकर दुकान से बाहर निकल गई। अगला दृश्य। आज कामटे पूरी तरह छुट्टी पर था और मस्ती में था। रात भर वो और सुनीता जागते ही रहे थे। उसने सुनीता को सोने नहीं दिया और सुनीता ने उसे। सुबह 4 बजे ही वो नींद ले पाए थे। 9 बजे उठने के पश्चात सुनीता ने नाश्ता बनाया। वो भी मस्ती में लग रही थी। नाश्ता करने के बाद सुनीता ने कुछ सामानों की लिस्ट तैयार की और बाजार निकल गई। वो खुश थी कि 20 लाख रुपया घर में आया है। वो घर के पर्दे, सोफा, किचन के बर्तन, पुराने बेड, यहाँ तक कि जूते भी, हर चीज नई खरीद लेना चाहती थी। जाहिर था कि जब तक वो 2-4 लाख रुपए ठिकाने नहीं लगाएगी, तब तक उसे चैन नहीं मिलने वाला। सुनीता के बाजार जाने के पश्चात कामटे नहा धोकर फुर्सत में आया और चाय बनाकर सोफे पर आ बैठा। बीते दिनों के बारे में सोचने लगा। कल शाम देवराज चौहान दीपक चौला के ठिकाने पर उसे मारने गया था। उसके बाद कामटे को देवराज चौहान या चौला की कोई खबर नहीं मिली थी। एक बार मन में आया भी कि जाकर उस गैराज पर देखे, परंतु वहां जाना उसका ठीक नहीं था। किसी ने उसे वहां आते जाते देख लिया तो खामखाई रगड़े में आ जाएगा। परंतु एक बात तो उसके मस्तिष्क में तय थी कि रात या तो देवराज चौहान मारा गया होगा या दीपक चौला। अब दोनों में से एक ही जिंदा रहा होगा। कामटे जानता था कि देर सवेर में इस बारे में कोई खबर मिलेगी ही, परंतु दिल से वो चाहता था कि देवराज चौहान के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, क्योंकि देवराज चौहान उसे किसी भी तरफ से ऐसा इंसान नहीं लगा था कि उसे मर जाना चाहिए था। बल्कि इस मामले में देवराज चौहान और जगमोहन के साथ ही ज्यादती हुई थी। ऐसे में देवराज चौहान जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। वानखेड़े ने उसे ठीक समझाया था कि ये मामला पुलिस का नहीं है, उन दोनों का अपना है। कामटे का मोबाइल बजने लगा। बेल बजने की आवाज कानों में पड़ी। कामटे ने चाय का प्याला टेबल पर रखा और उठकर भीतरी कमरे में गया। हेलो। फोन कान से लगाए वो वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा। कामटे, बाजरे की आवाज कानों में पड़ी। सर। कामटे फौरन संभला। एक नई खबर मिली है, सोचा तुम्हें बता दूं। यस सर। लाश अभी तक नहीं मिली। खबर आम नहीं हुई, लेकिन सुना है कि कल रात चौला को किसी ने मार दिया। किसी ने? गहरी सांस ली कामटे ने। देवराज चौहान नहीं मारा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाजरे की आवाज कानों में पड़ी। ये केस बंद हो गया है या अभी? बंद हो गया। पुलिस के लिए इस मामले में कुछ नहीं रखा। कामटे ने यही सोचा कि तगड़े नोट चढ़ाए गए हैं कमिश्नर को। ठीक है सर। अभी तो मैं एक हफ्ते की छुट्टी पर। तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आई? बहुत मुश्किल से मना कर लाया हूं सर, वो तो आने को तैयार नहीं थी। ये हफ्ता अपनी बीवी को ही दे देना। यस सर। वो महाबलेश्वर जाने को कह रही है। 4-5 दिन वही रहेंगी शायद। ये तुमने अच्छा प्रोग्राम बनाया। पैसे वैसे चाहिए तो? पैसों का इंतजाम है सर। बातचीत खत्म हो गई। कामटे ने मोबाइल टेबल पर रखा और राहत की सांस ली कि देवराज चौहान जिंदा था और चौला मर गया था। ऐसा ही तो चाहता था कामटे। कामटे ने चाय का प्याला उठाकर घूंट भरा। चाय ठंडी हो गई थी। उसने प्याला रख दिया।
तभी मोबाइल पुनः बजने लगा। सुनीता होगी, ये सोचते हुए उसने बात की। हाँ, बोल। कामटे, दूसरी तरफ से अकबर खान का स्वर कानों में पड़ा। हाँ हाँ, कौन हो तुम? अकबर खान। कामटे फौरन सीधा होकर बैठ गया। मुझसे क्या काम पड़ गया? पुलिस तुम लोगों के पीछे से हट गई है। कामटे जल्दी से कह उठा। जानता हूं, मैंने देवराज चौहान के लिए तुम्हें फोन किया है। देवराज चौहान के लिए? मैं समझा नहीं। तुम्हें मालूम है कि देवराज चौहान कहाँ मिलेगा? मुझे मालूम होता तो उसे पकड़ ना लिया होता। कामटे संभले स्वर में बोला। फिर तो उसका कोई फोन नंबर भी तुम्हारे पास नहीं होगा। अजीब बात कर रहे हो। डकैती मास्टर का फोन नंबर पुलिस वाले के पास क्यों होगा? मेरे को देवराज चौहान से बात करनी है। कैसे होगी? वो कमीना हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। कामटे कुछ पल खामोश रहकर कह उठा। वो तुम सबको छोड़ने वाला नहीं है। उससे बात करना बेकार है। अगर वो कहीं मिले तो उससे कहना कि जगमोहन हमारे पास है। अकबर खान का कड़वा स्वर कानों में पड़ा कामटे के। कामटे चौंका, फिर तुरंत ही संभल गया। जगमोहन तुम्हारे पास? अब तक वो मेरे पास ही था, परंतु कुछ ही देर में सरदूल के पास पहुंच जाएगा। देवराज चौहान मिले तो कहना हमसे बात कर ले, वरना जगमोहन की गर्दन काट कर किसी चौराहे पर फेंक देंगे। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। कांटे होंठ सिकोड़े फोन थामे बैठा रहा। ये तो वो पहले ही जानता था कि जगमोहन को इन्हीं लोगों ने उठाया है, और उसका ख्याल सही निकला भी। ये लोग अब जगमोहन की आड़ लेकर देवराज चौहान के बढ़ते कदमों को रोक देना चाहते थे। लेकिन देवराज चौहान का पता ठिकाना, फोन नंबर कुछ भी उसके पास नहीं था। कामटे ने मोबाइल टेबल पर रखा और पसर कर बैठ गया। वो इन सब बातों से निकल जाना चाहता था। पुलिस की अब कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मामले में। वो सिर्फ सुनीता के साथ मजे से जिंदगी को बिताना चाहता था। ताजा ताजा 20 लाख जो मिला था उसे, परंतु उसकी हमदर्दी देवराज चांद के साथ थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई और सुनीता ने भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। हाथों में कई लिफाफे थाम रखे थे। भीतर आते ही उसने लिफाफे रखे और कुर्सी पर बैठ गई। उसकी हालत देखकर कांटे मुस्कुरा पड़ा। पानी दो, ठंडा देना, सुनीता बोली। मैं दूं? तो और कौन देगा? सुनीता ने मुंह बनाया। कितने आदमी पाल रखे हैं मैंने, तुमसे ही तो कह रही हूं। कांटे हंसा और उठकर ठंडे पानी का गिलास सुनीता को दिया। फिर बोला, क्या सामान लाई हो? घर का सामान है। दोपहर को खाने के लिए छोले भटूरे पैक करा कर लाई हूँ। तुम्हारे लिए 6 अंडरवियर लाई हूँ। 6? रोज रोज नहीं धोए जाते मुझसे। पता नहीं क्या करते हो। एक अंडरवियर एक दिन से ज्यादा नहीं चलता। सप्ताह में एक बार ही मशीन लगाकर सारे कपड़े धोया करूंगी। पानी पीने के बाद सुनीता कह उठी। ठीक है महारानी जी, घर तो तुम ही संभालती हो, जैसा चाहो कर लो। सुनीता ने लिफाफों में से एक लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। लो, चेक कर लो अंडरवियर, ठीक है ना? ठीक ही होंगे। कामटे ने लिफाफा पकड़ा और खोलने लगा। महाबलेश्वर कब जाना है? सुनीता बोली। शाम को चलेंगे, 5 बजे टैक्सी आ जाएगी। बोल दिया। तुम तैयारी कर लो। तैयारी क्या करनी है? 4 कपड़े ही तो बैग में डालने हैं। कामटे ने अंडरवेयर निकाल कर देखा, फिर तुरंत ही कह उठा। ये क्या, तुम तो 90 सेंटीमीटर का ले आई हो। ये साइज तो तंग रहता है मुझे। 90 के ही तो तुम पहनते हो। नहीं, महीने भर से 105 सेंटीमीटर वाले पहन रहा हूं। ये गलत ले आई हो। तो अभी जाकर बदल लो। शाम को महाबलेश्वर के लिए जाना है। बाहर सड़क पर जो दुकान है उससे लाई हूं, जिस दुकान पर नीला बोर्ड लगा हुआ है। कैसी घटिया दुकान से लाई हो? उस दुकान का माल बिकता ही कहाँ है? पुराना माल पड़ा होगा, तुम्हें दे दिया। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से बदल आओ। फिर भटूरे खाकर कुछ आराम करेंगे। आराम? कामटे ने अर्थपूर्ण निगाहों से उसे देखा। सुनीता शरारत भरे ढंग से मुस्कुराई। कामटे के भी होंठों पर मुस्कान फैल गई। फिर तो अभी बदल कर आता हूँ अंडरवियर।
कामटे लिफाफा थामे उठते हुए बोला। जल्दी आना, मुझे भूख लगी है। सुनीता बोली। मैंने बापू को फोन कर दिया है। बापू को फोन? हाँ, बोल दिया उसे कि छोटी की शादी के लिए पैसों की फिक्र ना करे। तुम शादी के लिए पैसे दे दोगे और जब भी बापू से बन पड़ेगा वो वापस दे देगा। वापस दे देगा? कामटे मुंह बनाकर बोला। कहाँ से देगा? वो तो इतना बूढ़ा है कि पांव लटकाए तैयार बैठा है। मेरे ख्याल में तो वो तुम्हारी छोटी बहन की शादी के लिए ही जिंदा है। इधर शादी हुई और वो भी खिसक गया। अब इसमें उसका क्या कसूर है कि वो बूढ़ा है? मेरा पैसा तो गया। तुम कौन सा मेहनत से कमा कर लाए हो? तुमने अभी तक बताया नहीं कि कहाँ से लाए हो। कामटे ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया। तुझे क्या करना है जानकर किधर से लाया हूं? तू मौज कर, भटूरे खा, मैं अंडरवियर बदल कर आता हूँ। कहने के साथ ही कामटे बाहर निकलता चला गया। सुनीता उठी और लाए सामान को घर में ठिकाने पर लगाने लगी। व्यस्त हो गई। 15 मिनट में इस काम में उसने फुर्सत पाई। फिर साड़ी उतारकर गाउन पहनने की सोच ही रही थी कि किसी के आने की आहट मिली। वो फौरन कमरे से ड्राइंग रूम में पहुंची, ये सोचकर कि कामटे इतनी जल्दी कैसे आ गया। परंतु दरवाजे पर निगाह पड़ते ही ठिठक गई। वहां देवराज चौहान खड़ा था। आइए भाई साहब, आइए। सुनीता कह उठी। वो तो बाजार गए हैं, अभी आ जाएंगे। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और भीतर आ गया। बैठा। सुनीता ने पानी लाकर पिलाया। बोली। लंच का वक्त हो रहा है। खाने को भटूरे हैं। दूं क्या? हाँ, मुझे भी भूख लगी है। अभी देती हूँ। सुनीता पलटती हुई बोली। अभी बाजार से लाई थी भटूरे। उस समय जाने क्या मन में आया कि 2 प्लेट ज्यादा पैक करा ली। अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। सुनीता किचन में गई और छोले भटूरे प्लेट में डालकर ले आई। लीजिए भाई साहब। देवराज चौहान ने खाना शुरू कर दिया। सुनीता बोली। आज हम 5 बजे महाबलेश्वर जा रहे हैं। अभी बहुत काम करने हैं, मैंने पैकिंग करनी है। मर्दों का क्या है, पैंट कमीज पहनी, नोट जेब में डाले और चल पड़े। मुसीबत तो औरतों के लिए होती है। इसी तरह देवराज चौहान का खाना और सुनीता की बातें चलती रही। बातों के दौरान सुनीता अपने काम भी करती जा रही थी, जबकि देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर कामटे का बुरा हाल हो चुका था। अंडरवियर बदलाकर वो दुकान से निकला तो उसे लग रहा था जैसे उसकी टांगें कांप रही हो, चलने में समस्या आ रही हो। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसकी चाल सामान्य ही थी। दिल जोरों से बज रहा था। कामटे को पूरा यकीन था कि उसने धोखा नहीं खाया है। सुधीर दावरे को वो पहले भी कई बार देख चुका था। 3 साल पहले किसी मामले में उसे पूरा दिन थाने में बिठाकर रखा गया था। तो उसने दावरे को करीब से देखा था। कामटे की वैसे भी आदत थी कि मुजरिमों की तस्वीर खींचकर वो अपने दिमाग में रख लेता था। यही वजह थी कि वह दुकान से कैश काउंटर पर दाढ़ी मूंछ लगाए बैठे दावरे को पहली नजर में ही पहचान गया था कि वो कोई और नहीं, ड्रग्स किंग सुधीर दावरे है, जो कि देवराज चौहान और पुलिस के डर से इस वेश में यहां छिपा बैठा है। दावरे को पहचानते ही उसे देवराज चौहान की याद आ गई थी। दुकान पर चोर नजरों से उसने कई बार दावरे को देखा, परंतु दावरे का ध्यान उस पर नहीं था। जब दुकान से बाहर निकला तो उत्तेजना में उसका शरीर हौले हौले कांप रहा था। शेर के मुंह को खून लग चुका था, यानी कि कामटे को रिश्वत का स्वाद लग चुका था। दीपक चावला से उसने 20 लाख झटके थे। अब वो सोच रहा था कि अगर उसे देवराज चौहान का पता होता तो देवराज चौहान से मोटे नोट वसूल कर सकता था, जगमोहन और सुधीर दावरे की जानकारी देने के बदले। इसी हाल में कामटे अपने घर पहुंचा। देवराज चौहान को वहां मौजूद पाया तो दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों पर विश्वास नहीं आया। तुम? कामटे के होंठों से निकला। देवराज चौहान भटूरे खा चुका था। सुनीता बर्तन ले जा चुकी थी। देवराज चौहान ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। तुम कब आए? कुछ ही देर हुई। देवराज चौहान बोला। भटूरे खाए हैं, बैठो, तुमसे बात करनी है। तभी सुनीता आवाजें सुनकर ड्राइंग रूम में आ पहुंची। सुनो जी, भटूरे खा लो। कब तक पड़े रहेंगे? बाजार का सामान है, खराब हो जाएगा। भाई साहब ने भी खा लिए हैं। दे दे। कामटे देवराज चौहान के सामने जा बैठा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अंडरवियर बदल लिए ना भाई ने?
सुनीता ने किचन की तरफ जाते पूछा। हाँ। देवराज चौहान और कामटे एक दूसरे को देख रहे थे। खबर है कि तुमने चौला को मार दिया, कामटे धीमे स्वर में बोला। हाँ। अब मेरे पास क्यों आए हो? कामटे ने बेचैनी से पहलू बदला। सुधीर दावरे, अकबर खान और सरदूल की जरूरत है मुझे। तो तुम इन्हें ढूंढने पर के काम पर लगे हुए हो, किसी और की खबर तो होगी तुम्हें। कामटे खामोश था। वो सोच रहा था कि उसके सामने देवराज चौहान बैठा है, हिंदुस्तान का नंबर वन डकैती मास्टर। इसने बहुत डकैतियां की हैं, बहुत पैसा होगा इसके पास, और इसे कुछ बताने के बदले इससे पैसा वसूला जा सकता है। तभी सुनीता भटूरे छोलों की प्लेट लाई और कामटे के सामने रखती कह उठी। पता है 5 बजे महाबलेश्वर के लिए टैक्सी ने आ जाना है, भूल मत जाना। सुनीता चली गई। अकबर खान का आदमी राठी अभी बचा हुआ है, उनके बारे में कोई खबर हो तो। मैंने तुम्हें कल ही कह दिया था कि पुलिस इस काम से हट गई है। तुम ये काम मेरे लिए कर सकते हो, उन लोगों की तलाश करो। और मुझे क्या फायदा, मैं पहले ही तुम्हारे काम आ चुका हूं। सरकार तो मुझे तनख्वाह देती है, तुमसे कुछ नहीं मिलता मुझे। फिर तुम बार बार मेरे पास आते हो, इसमें मुझे खतरा हो सकता है। इन लोगों के बारे में तुम मुझे खबर दोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। मैंने तुम्हें चौला के बारे में बताया, तुमने उसे मार दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। चौला के तुम्हें 10 लाख दूंगा। 10 लाख? कामटे फौरन सीधा होकर बैठ गया। बाकी किसी के बारे में खबर दोगे तो 20 लाख दूंगा। 20 लाख एक के? कामटे का दिल धड़क उठा। हाँ, एक के। देवराज चौहान गंभीर था, जबकि कामटे का दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। जगमोहन का कुछ पता चला? कामटे ने भटूरा खाना शुरू किया। नहीं, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। देवराज चौहान के दांत बिछ गए थे। अगर मुझे जगमोहन के बारे में कोई खबर मिली तो उसका क्या दोगे? कामटे ने पूछा। जगमोहन के मरने की खबर दोगे तो 5 लाख, जिंदा होने की खबर दोगे तो 10 लाख। अगर वो जिंदा है और तुम बताते हो कि वो कहां पर है तो 20 लाख दूंगा, देवराज चौहान ने सख्त शब्दों में कहा। 10 लाख चौला के, 10 लाख जगमोहन के जिंदा होने की खबर के, और 20 लाख दावरे के ठिकाने ठिकाना बताने के। यानी कि कुल 40 लाख तुम मेरे हवाले करो तो बाकी की बात आगे करेंगे। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। क्या कहा तुमने? देवराज चौहान के होठों से निकला। वही जो तुमने सुना है। कामटे गंभीर हो गया। जगमोहन जिंदा है? देवराज चौहान के शब्दों में कंपन भर आया। हाँ। तो ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? मुझे भी आज ही कहीं से पता चली है। वो है कहाँ? पक्की खबर दूंगा कि वो किसके पास है, लेकिन पहले मुझे नोट दिखाओ। तुमने दावरे के बारे में भी बताने को कहा। तभी तो 40 हुए, 10 चौला के, 10 जगमोहन के और 20 दावरे के। तुम मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। दूंगा नहीं चलेगा देवराज चौहान, कामटे गंभीर स्वर में कह उठा। सवाल 40,000 का होता तो मैं उधार कर लेता, परंतु मामला 40 लाख तक पहुंच गया है। ये मेरे लिए बड़ी रकम है। नोट दो और अपने काम की बात जानो, बुरा मत मानना, आखिर मामला 40 लाख का है। देवराज चौहान उसी पल खड़े होते कह उठा। मैं 40 लाख लेकर 1.5 घंटे में वापस आता हूं। कामटे ने सिर हिलाया, उसे देखता रहा। तुम यहीं मुझसे मिलना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहां से गायब। मैं यहीं मिलूंगा, पक्का वादा। देवराज चौहान बाहर निकलता चला गया। कामटे सोचों में डूबा छोले भटूरे खाने लगा। तभी सुनीता वहां आई और कह उठी। अरे, आपके वो दोस्त कहाँ चले गए? कामटे ने सुनीता को देखा, फिर बोला, यहाँ सामने बैठ, तेरे से बात करनी है। क्या है? सुनीता सामने सोफे पर बैठती कह उठी। हम महाबलेश्वर नहीं जा रहे। क्या? सुनीता तड़प उठी। नहीं जा रहे? मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मन बना रखा है, और तुम?
मैं पुलिस की नौकरी भी छोड़ रहा हूं। क्या? सुनीता हचकिचाई। तुम नौकरी छोड़ रहे हो? मेरे बाप ने तो तुम्हारी सरकारी नौकरी नौकरी देखकर ही तो ब्याह पक्का किया था, और तुम नौकरी छोड़? 20 लाख घर में पड़ा है, और 40 लाख और आ रहा है। चा, चा, 40 लाख? सुनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। कुल 60 लाख हो जाएगा, मुस्कुराया कामटे। बढ़िया सा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोलूंगा, मजेदार जिंदगी बिताएंगे हम। दिन में शोरूम संभालेंगे मिलकर, रात में घर संभालेंगे। सुनीता अभी तक भारी तौर पर उलझन में थी। 40 लाख कहां से आएगा? वो जो अभी बैठा था वही लेने गया है, अभी आएगा 40 लाख लेकर। उसे कुछ जानकारी चाहिए जो कि मेरे पास है। महाबलेश्वर कुछ दिन बाद चलेंगे, तब तक तुम घर का नया सामान खरीद। ये आदमी है कौन? कल तुमने मुझे यही बताया था कि तुम्हारी पहचान वाला है। ये डकैती मास्टर देवराज चौहान है। क्या? सुनीता हड़बड़ा उठी। ये डकैती मास्टर देवराज चौहान है, और मैंने उसे भटूरे खिला दिए? ये शांति से सुन, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। है तो वो डकैती मास्टर, लेकिन बंदा शरीफ है। फिर कामटे सुनीता को सारी बात बताने लगा। सुनीता ने पूरी बात सुनी। कुछ समझ में आई, कुछ नहीं। फिर सुनीता कह उठी, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम नहीं खोलेंगे। तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे? सुनीता, तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे। जिन वर्दियों को मैं धोती रही उन्हें पहनकर तुमने एक ही झटके में 40 लाख कमा लिए। जिन्हें मैं मामूली खाकी वर्दी समझती थी, वो तो बहुत करामाती वर्दी निकली। तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे, दूसरा काम नहीं करोगे, यही खाकी वर्दी वाला काम ठीक है? कामटे के चेहरे पर तीखे भाव आ ठहरे। उसने सुनीता को घूरा। अब क्या देख रहे हो? सुनीता कह उठी। तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे? तुम मजाक समझ रही है खाकी वर्दी को? ये पहले समझती थी, अब नहीं समझती। पहले तो चुप रहो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ ये बात करके। इस वर्दी को पहनकर जान जोखिम में डालनी पड़ती है, मौत को गले लगाना पड़ता है, खतरों से खेलना पड़ता है। अभी वो लोग मुझे मार भी सकते थे। जान बचाने की खातिर मैंने 20 लाख लेकर समझौता कर लिया। तू क्या सोचती है मैं सारी उम्र खाकी वर्दी की आड़ में बोरे भरकर लाता रहूंगा? भूल जा, ये तो जिंदगी में एक आध बार ही होता है, और वो हो गया। मैंने वर्दी इसलिए नहीं पहनी थी कि रिश्वत लेता फिरूं। कानून और जनता के प्रति मेरा जो फर्ज है उसे भी तो पूरा करना है। तो तू दोबारा कभी इस तरह नोट नहीं लाएगा? बोला तो, ये सब एक बार होना था, हो गया। 60 लाख इकट्ठे हो गए हैं। इनसे सारी उम्र तो सूट सिलवाती रह, गोलगप्पे खाती रह, चाट खाती रह, खत्म नहीं होंगे। तो ऐश कर जिंदगी भर। और तू क्या करेगा? मैं वर्दी की जिम्मेवारी निभाऊंगा। फिर तो अच्छा यही है कि तू इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ही। नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं वर्दी ही पहनूंगा, शराफत से नौकरी करूंगा। जो तेरी मर्जी हो तू कर, ये 60 लाख तो मेरे हैं। गद्दा बनाकर नीचे बिछा ले, कामटे ने मुंह बनाकर कहा। इतना पैसा घर रखना ठीक नहीं है, सुनीता बोली। तो मैं पैसे को बापू के पास रखवाती हूँ। उसके पास? कामटे खींच कर बोला। वो खा जाएगा सारा पैसा। सारा थोड़े ना खाएगा, 2-4 लाख ही खाएगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर मेरा बाप जिंदा होता है तो तेरे ये विचार मेरे बाप के लिए भी यही होते? फालतू की बात मत करो। ये बताओ कि देवराज चाहन 40 लाख लेकर आएगा भी या नहीं? आएगा, पक्का आएगा। अगला दृश्य। देवराज चौहान 2 घंटे बाद वहां पहुंचा। सुनीता ये सोच सोच कर आधी हो गई थी कि वो पैसा लेकर आएगा भी या नहीं। देवराज चौहान को आया पाकर सुनीता दौड़ी दौड़ी किचन में गई और ठंडा गिलास पानी का लाकर देवराज चौहान को दिया। भाई साहब, पानी। कामटे ने सुनीता को घूरा। देवराज चौहान ने पानी का गिलास पीकर वापस उसे थमा दिया। सुनीता की निगाह बार बार उस ब्रीफकेस पर जा रही थी जो देवराज चौहान के हाथों में था। बड़ा ब्रीफकेस था वो। भटूरे और खाएंगे भाई साहब? सुनीता खुशी से बोली। नहीं,
अब तू जा, कामटे बोला, हमें बात करने दे। सुनीता पास से हट गई। देवराज चौहान ने ब्रीफकेस खोला तो भीतर पड़ी 1000 की गड्डियां चमक उठी। ये 40 गड्डियां हैं, मतलब कि 40 लाख रुपया, देवराज चौहान ने कहा। कहीं से डकैती करके लाए हो? नहीं। तो इतना पैसा कहां से लाए? जहां मैं रहता हूं मेरे इस ठिकाने पर पर्याप्त नकदी रहती है। कभी भी किसी सौदेबाजी के लिए जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि अब जरूरत पड़ गई, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कांपटे ने उसके हाथ से ब्रीफकेस लिया और बंद करके पास ही रख दिया। मुझे जगमोहन के बारे में बताओ कि वह कहां पर है, देवराज चौहान ने बेचैनी से कहा। वो जिंदा है, एकदम ठीक है, कांपटे ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन पहले मैं तुम्हें दावरे के बारे में बताना चाहता हूँ। जगमोहन के बारे में तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। पहले दावरे के बारे में ही क्यों? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। इस वक्त वो जहां है वहां से वो जा सकता है, हो सकता है दोबारा उसकी खबर ना मिले। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और सोच भरे स्वर में कहा, दावरे के बारे में बताओ। तभी सुनीता पास आकर कामटे से बोली, मैं बापू के पास हुआ हूं। जा, कामटे ने पीछा छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। ये भी ले जाऊं? उसने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। ले जा। सुनीता ने फौरन ब्रीफकेस उठाया और भागने के अंदाज में वहां से चली गई। देवराज चौहान की निगाह कामटे पर थी। कामटे देवराज चौहान को बताने लगा कि सुधीर दावरे इस वक्त पास ही बाहर की मुख्य सड़क पर बनी दुकान पर चेहरे पर दाढ़ी मूछें लगाए मौजूद है। देवराज चौहान ने सब सुना, सब समझा। दरिंदगी नाच उठी चेहरे पर। मेरे ख्याल में पहले तुम दावरे से निपटना चाहोगे, कामटे ने गंभीर स्वर में बोला। देवराज चौहान की आंखों में वहशी भाव उछाल मारने लगे। उसने रिवॉल्वर निकाली, चेक की, फिर वापस पैंट के भीतर फंसाता उठ खड़ा हुआ। कामटे की निगाह उस पर ही थी। तुम यहीं मिलना मुझे, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। कामटे ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान बाहर निकलता चला गया। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। सुनीता, कामटे ने गंभीर स्वर में पुकारा। सुनीता फौरन आ पहुंची। क्या है? मैं कुछ देर में आता हूं। कहां जा रहे हो? देवराज चौहान दावरे को खत्म करने गया है। मैं दूर रहकर देखूंगा कि क्या होता है। पास मत जाना। नहीं जाऊंगा। कामटे खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं बापू के घर जा रही हूं। जा। वो सारा का सारा सामान भी लेती जा रही हूं। ठीक है। कामटे ने खुले दरवाजे से कामटे खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। शाम तक वापस आ जाऊंगी, पीछे से सुनीता ने ऊंचे स्वर में कहा। अगला दृश्य। सरदूल इस वक्त अपने एक ऐसे ठिकाने पर मौजूद था जिसके नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर पर बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर चलता था, और वो स्टोर भी उसका ही था। उसके आदमी संभालते थे। ऊपर भी डिपार्टमेंटल स्टोर जितना बड़ा हॉल था। बीच बीच में पिलर खड़े थे। सड़क की तरफ खिड़कियां खुलती थी, जो कि अभी भी खुली थी। बाहर सड़क पर से निकलने वाले वाहनों का शोर बराबर कानों में पड़ रहा था। सरदूल जब हाथ सरदूल जेबों में हाथ डाले टहल रहा था वहां। उसके जूतों की आवाजें सुनाई दे रही थी। 5 अन्य आदमी भी वहां थे जो कि उस हॉल में बिखरे से सतर्क मुद्रा में खड़े थे। एकाएक सरदूल ठिठका और जेब से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। फिर उसे कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। फिर अकबर खान की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। जगमोहन अभी तक पहुंचा नहीं? बहुत देर हो गई। तुम्हें ये कहें कि पहुंचने वाला होगा। वो पहुंचने वाला होगा, अकबर खान की आवाज कानों में पड़ी। वो ठहरो, मैं अभी राठी से फोन करके पूछता हूँ। तभी सुरदूल ने देखा कि उसके 2 आदमी फुर्ती से सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों से कदमों की मध्यम सी आवाजें उठ रही थी। शायद वो आ गए हैं, सरदूल ने फोन पर बोला। रुको जरा। सरदूल की निगाह सीढ़ियों की तरफ उठी रही। फिर सरदूल ने जगमोहन को देखा, राठी को देखा, हरी और बंटी को देखा, 3 अन्य आदमी को देखा। वे सब ऊपर आ गए थे।
वो आ गए हैं, सरदूल ने कहा और फोन बंद करके जेब में डालता होंठों पर मुस्कान लिए उनकी तरफ बढ़ गया। सरदूल ये महसूस कर लेना चाहता था कि उसकी याददाश्त वास्तव में चली गई है। जगमोहन को सामने पाकर सरदूल सतर्क हो चुका था। जगमोहन ऊपर पहुंचकर ठिठका और हर तरफ नजरें दौड़ाने लगा। वहां मौजूद लोगों को देखने लगा। फिर उसकी निगाह अपनी तरफ आते सरदूल पर जा टिकी। राठी जगमोहन से कह उठा, ये सरदूल साहब हैं। मैं इन्हें जानता हूं। जगमोहन ने उलझन मैं इन्हें जानता हूं। जगमोहन ने उलझन भरे स्वर में पूछा। बहुत अच्छी तरह से। ये अकबर खान के बड़े हैं। तुम इनकी इज्जत करते हो, राठी ने कहा। तब तक सरदूल पास आ पहुंचा था और जगमोहन की तरफ हाथ बढ़ाता कह उठा, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गए हो जगमोहन। जगमोहन ने सरदूल से हाथ मिलाते हुए कहा, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं। ये दुख की बात है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें याद आ जाएगा सब कुछ। आओ। सरदूल जगमोहन का हाथ पकड़े चंद कदमों पर बिछी कुर्सियों की तरफ बढ़ गया। मैं तो कब से तुम्हारे आने की राह देख रहा था। जगमोहन के साथ आने वाले राठी, हरी, बंटी और तीनों आदमी वहीं हॉल के एक तरफ खड़े हो गए। सरदूल और जगमोहन कुर्सियों पर बैठे। सरदूल ने अपने दो आदमियों से कहा, नीचे जाओ और हर तरफ नजर रखो, कोई ऊपर ना आए। दो आदमी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। क्या लोगे जगमोहन? सरदूल मुस्कुराकर बोला, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, बियर लोगे क्या? मैं बियर पीता हूँ। क्यों नहीं? तुम तो हमेशा बियर पीने की ताक में रहते हो। सरदूल हंसा। भूल गए क्या? सच में भूल गया। वो आदमी फौरन नीचे चला गया। जगमोहन सरदूल को देख रहा था, जैसे याद करने की चेष्टा कर रहा हो। मुझे हैरानी है कि तुम देवराज चौहान से हार गए। उसने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया। अगर मौके पर अकबर खान के आदमी न पहुंच जाते तो वो तुम्हारी जान ही ले लेता। सरदूल ने कहा। मुझे याद नहीं, परंतु अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जगमोहन ने दांत पीसकर कहा और जेब से तस्वीर निकाली। यही है ना देवराज चौहान? हाँ। तस्वीर कहाँ से ली? अकबर खान ने दी थी कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद तस्वीर से याद आ जाए। जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। तुम जानते हो कि देवराज चौहान कहाँ मिलेगा? मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम इसे खत्म कर दोगे। यह कमीना हम सबको मार देना चाहता है। सरदूल गुस्से से बोला। मैं इसे मार दूंगा। ये बताओ कि ये कहाँ मिलेगा? जगमोहन गुर्रा उठा। मेरे आदमी इसे ढूंढ रहे हैं, जल्दी ढूंढ निकालेंगे इसे। सरदूल ने सिर हिलाकर कहा। तब तक तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगे। हमें तुम्हारा ही हौसला है जगमोहन, क्योंकि तुम ही हो जो देवराज चांद से निपट सकते हो। वो आदमी बियर की दो ठंडी बोतलें ले आया, साथ में गिलास भी लाया। उसने गिलास तैयार किए और दोनों को थमाकर 4 कदम दूर सतर्क मुद्रा में खड़ा हो गया। देवराज चौहान हमारे आदमियों को मारता जा रहा है। सरदूल बियर का घूंट भरकर कह उठा। करकरे को मार दिया, दीपक चौला को तो रात को ही मारा, और भी कई आदमियों की जान ली। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भी मार दे। मैं उसे खत्म कर दूंगा। जगमोहन दांत किटकिटाकर कह उठा। वो मेरे हाथों से मरेगा। बहुत जल्दी हमें देवराज चौहान की खबर मिल जाएगी, तब खत्म कर देना उसे। सरदूल ने कठोर स्वर में कहा। हम सबको तुमसे बहुत आशाएं हैं। अकबर खान ने बाप बनकर पाला है तुम्हें कि तुम दायां हाथ बनकर उसकी मुसीबतें दूर करते रहो। तुम्हारे होते हुए हमें देवराज चौहान हाथ भी लगा दे, ये कैसे हो सकता है जगमोहन? तुम ठीक कहते हो। जगमोहन गुर्राया। एक बार उस हरामी देवराज चौहान को सामने तो आने दो। मैं उसके शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि ये तय करना कठिन हो जाएगा कि कौन सा टुकड़ा कहाँ का है। अगला दृश्य। सुधीर दावरे ने लंच में कचौड़ियां खाई थी। मोहन 2 किलोमीटर दूर स्थित मशहूर दुकान से कचौड़ियां लाया था। खाली बैठा दावरे फोन पर या अधिकतर व्यस्त रहता था। सरदूल बता गया था कि पुलिस से जान छूट गई है, परंतु देवराज चौहान उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था।
सबसे परेशानी वाली बात तो ये थी कि उन्हें नहीं पता था कि देवराज चांद कहाँ पर है। उसका कोई ठिकाना तो था नहीं। उसके आदमी भी नहीं थे कि बात लीक होकर बाहर आ जाए कि वो कहाँ होगा। परंतु अब देवराज चांद से परंतु अब देवराज चांद से उन्हें राहत मिल सकती थी। जगमोहन नाम की गोटी के दम पर जीत हासिल हो सकती थी, क्योंकि जगमोहन याददाश्त भूल चुका था। उसे अपने हिसाब से नचाकर देवराज चांद के खिलाफ खड़ा किया जा सकता था। दावरे ने मोहन को देखा। वो दुकान के भीतर स्टूल पर बैठा था। फिर दावरे ने दुकान के बाहर नजर मारी। दुकान के बाहर फुटपाथ पर से लोग आ जा रहे थे। सड़क पर दौड़ता ट्रैफिक था। तभी उसका फोन बजा। हेलो। सुधीर दावरे ने धीमे स्वर में बात की। दावरे, सरदूल की आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन मेरे पास पहुंच गया है। ये तो अच्छी बात है। अपने आदमियों को बोल दो कि देवराज चांद तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करें कि जगमोहन हमारे पास है। आदमियों से कहो कि ये सबको ये खबर देते जाओ। कहीं ना कहीं से उठती खबर देवराज चौहान तक पहुंच जाएगी और वह जगमोहन के लिए हमसे बात करेगा। हम जगमोहन के हाथों से ही देवराज चौहान को खत्म करवाएंगे। बढ़िया मोहरा हाथ लगाए हमारे। दावरे हौले से हंसा। अब सब इस बात पर निर्भर करता है कि मोहरे का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। उसकी याददाश्त सच में चली गई है क्या? हाँ, मैंने उसके चेहरे के भावों को अच्छी तरह पढ़ा है। वो ड्रामा नहीं कर रहा। अब करकरे और दीपक चौला की जगह कौन लेगा? उनका धंधा भी तो संभाले रखना है। मेरे आदमी उनका काम संभाल लेंगे। तुम अपने आदमियों को जगमोहन के बारे में खबर करो। इसके साथ ही दोनों की बातचीत खत्म हो गई। दावरे अपने आदमियों को जगमोहन के बारे में खबर देने लगा और उन्हें कहने लगा कि ये बात हर तरफ फैला दो, ताकि किसी तरह देवराज चौहान के कानों तक ये खबर पहुंच सके। यही वो वक्त था कि देवराज चौहान ने दुकान के भीतर कदम रखा। दावरे ने उसे देखा। अगले ही पल दावरे के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि देवराज चौहान इस तरह उसके सामने आ खड़ा होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर प्रतिशोध की लपटें उठ रही थी। सुधीर दावरे का चेहरा फक पड़ गया था। मुंह खुला रह गया था। दो पल तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। दांत भींचे देवराज चांद ने हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर लगी दाढ़ी खींच ली। दाढ़ी हटते ही दावरे का चेहरा चमक उठा। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। फोन हाथ से छूट गया। साले कुत्ते! दावरे गुर्राया। उसके स्वर में गुस्सा भी था और मौत के भाव भी। तो फिर मेरे सामने आ गया। पहली बार तो तू बच गया, लेकिन अब तेरे को कुत्ते की मौत मारूंगा। ये सुनते ही मोहन चौंक कर स्टूल से उठ खड़ा हुआ। दांत भींचे देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली और पेट में फंसी रिवॉल्वर निकाली। यही वो वक्त था कि 8 कदम दूर खड़े मोहन ने स्टूल उठाकर देवराज चौहान की तरफ फेंका। देवराज चौहान का पूरा ध्यान दावरे की तरफ था। रिवॉल्वर का इस्तेमाल करने से पहले ही स्टूल उसके कंधे से आ लगा। देवराज चौहान को तीव्र झटका लगा। होठों से आह निकली। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई। स्टूल फेंकते ही मोहन तीर की तरह दौड़ा और देवराज चौहान के पास से निकलकर भीतर से ही दुकान का शटर गिरा दिया। एकाएक वहां अंधेरा छा गया। उसी पल मोहन वापस पलटा और देवराज चांद पर झपट पड़ा। स्टूल कंधे पर लगने से देवराज चांद का सारा खेल बिगड़ गया। रिवॉल्वर हाथ से छूट गई और कंधे का दर्द से बुरा हाल हो गया। ऊपर से अंधेरा और मोहन उस पर झपट पड़ा था। कैश काउंटर के पीछे स्तब्ध सा खड़ा दावरे ने पीछे दीवार पर लगे स्विच पर हाथ मारा। अगले ही पल दुकान के भीतर की 3-4 लाइटें जल उठी। मोहन ने देवराज चौहान को बाहों में भींच रखा था। ये देवराज चौहान है, छोड़ना मत इसे। दावरे चीखा और काउंटर के पीछे से निकला। वो परेशान डरा हुआ था। गुस्से में था। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हैरान था कि देवराज चौहान उस तक कैसे पहुंच गया। दावरे ने रिवॉल्वर निकाल ली, परंतु यहां चलाई गोली की आवाज बाहर के लोगों के कानों में पड़ सकती थी। वो फंस सकते थे। देवराज चौहान मोहन की पकड़ से आजाद होने को छटपटा रहा था। दावरे ने महसूस किया कि मोहन देवराज चौहान को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। तभी दावरे ने हाथ में दबी रिवॉल्वर को नाल से पकड़ा और जोरदार चोट देवराज चौहान के सिर पर की। देवराज चौहान का चेहरा देवराज चौहान पीड़ा से तड़प उठा। दावरे ने तेजी से दूसरी चोट की सिर पर।
फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी चोट। देवराज चौहान का शरीर ढीला पड़ता चला गया। सिर के बालों में से बहती खून की धार चेहरे को रंगने लगी। देवराज चौहान अब नीचे की तरफ गिरा जा रहा था। मोहन से अब संभाले न संभल रहा था। मोहन ने देवराज चौहान को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। देवराज चौहान नीचे फर्श पर जा गिरा। दावरे गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मोहन भी तेज तेज सांसें ले रहा था। देख तो हरामजादे को। दावरे ने अभी तक रिवॉल्वर की को नाल से पकड़ा हुआ था। दांत भिचे हुए थे। मोहन ने झुककर देवराज चौहान को चेक किया। ये तो बेहोश हो गया। साला कुत्ता यहां तक पहुंच गया। आपने तगड़ी चोटें मारी हैं, होश में आने वाला नहीं है। मोहन बोला, मर भी सकता है। मरे तो खत्म हो। मरे तो मुसीबत खत्म हो। दावरे रिवॉल्वर को जेब में रखता कह उठा। अब क्या करना है इसका? इसे मारना है। कैसे? मेरी बात मान लो तो एक बड़ा सूटकेस लो, जिसमें इसके हाथ पांव बांध कर डाल दे और सूटकेस किसी नदी वगैरह में फेंक दे। अच्छा आइडिया है। सामने सड़क पार सूटकेसों की दुकान है। लाऊं क्या? मोहन बोला। ले आ। बड़ा लाना, जिसमें ये आ जाए। साथ में इसके हाथ पांव बांधने के लिए नाड़ा भी लेते आना। मोहन सिर हिलाकर आगे बढ़ा और शटर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर नीचे से बाहर निकला और शटर पुनः नीचे गिरा दिया। दावरे अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि देवराज चौहान पर उसने काबू पा लिया। हरामजादा। गुस्से से बड़बड़ाकर बेहोश पड़े देवराज चौहान को जोरदार ठोकर मारी। देवराज चौहान वैसे ही पड़ा रहा। दावरे ने जेब से फोन निकालकर सरदूल को देवराज चौहान के बारे में खबर दे दी। दावरे ने जेब से फोन निकालकर सरदूल को देवराज चौहान के बारे में खबर दे दी। दावरे ने जेब से फोन निकाला कि सरदूल को देवराज चौहान के बारे में खबर दे दे, परंतु फिर ये सोचकर फोन जेब में रख दिया कि पूरी तरह देवराज चौहान का निपटारा करने के बाद ही सरदूल को खबर देगा।